खुशामदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। हमने एक सीरीज़ शुरू की हुई थी जो कुछ देर के लिए उसको मुझे सस्पेंड करना पड़ा क्योंकि बाकी सब्जेक्ट करंट अफेयर्स और दूसरे थे जिनकी अटेंशन की ज़रूरत थी। ये सीरीज़ थी द फ्रीडम स्ट्रगल इन द सब कॉन्टिनेंट 1857 1947। तीन बैकग्राउंड जो है वीडियोस वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अब हम 1857 के जो इवेंट्स हैं ना, उन पे बात करेंगे। 1857 को दो तरीके से देखा गया है। अंग्रेज़ों ने तो उसे कहा द सिपॉय म्यूटनी, यानी कि जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी ना, बंगाल की ख़ास तौर पे, बॉम्बे और मद्रास, ये तीन ब्रिटिश आर्मीज थी जो बेसिकली नेटिव सोल्जर्स उसमें क्या कहते हैं रिक्रूट होते थे। ऑफिसर्स जो थे वो हमेशा अंग्रेज़ थे। इसके अलावा एक टोटली ब्रिटिश आर्मी भी हमेशा इंडिया में रही है, बट वेरी स्मॉल, नेवर मोर देन 50,000। अंग्रेज़ों ने जब रूल किया सब कॉन्टिनेंट में तो लोकल नेटिव्स को रिक्रूट किया अपनी फ़ौजों में। तो अब हम आते हैं कि 1857 में क्या हुआ और क्यों हुआ और किसने क्या किया। ये आज का टॉपिक है। थोड़ी सी बैकग्राउंड मैं आपको दे दूं। देखें, अंग्रेज़ों ने ये सारे सब कॉन्टिनेंट में आराम 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 से देवर एवरीवेयर नाउ। दिल्ली में महाराजा वो एम्परर थे नाम के, हाँ जी, बहादुर शाह जफ़र। लेकिन हकीकत ये है कि 19th सेंचुरी के शुरू में, बल्कि उससे पहले ही, जो मुग़ल एम्परर था उसकी पावर बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी हुई थी। सिर्फ एक डेकोरेशन पीस के तौर पे द रेड फोर्ट और उनकी जो थी ना वो कायम थी। रेवेन्यू कंट्रोल सारा ब्रिटिश इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में थी। लेकिन पंजाब के अंदर महाराजा रणजीत सिंह ने 1799 में ही एंटर्ड लाहौर। 1801 में उन्होंने प्रोक्लेम कर दिया दैट ही वॉज द महाराजा ऑफ द किंगडम ऑफ लाहौर। और वहाँ से फिर वो किंगडम जो है मुल्तान, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के पेशावर से आगे वो जो है ना माउंटेन पास, खैबर पास, वहाँ तक ये सिख आर्मी जो है और जो एम्पायर है ये फैल चुकी थी। तो ये एक रोड़ा था अंग्रेज़ों के एक्सपेंशन की जो है ना एम्बिशन के लिए। होता ये है कि महाराजा रणजीत सिंह खुद तो बहुत काबिल थे। उन्होंने एक बड़ा फंक्शनिंग किस्म का मल्टी रिलीजियस, मल्टी एथनिक कहना चाहिए, मल्टी वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल, प्लूरलिस्ट, ओल्ड टाइप ऑफ प्लूरलिज्म की उन्होंने एक हुकूमत बनाई जिसमें मुसलमान और हिंदू हर पोजीशन पे थे। ये मानना पड़ेगा कि मेन लीडरशिप उन्होंने सिख जनरल्स के और अपने इर्द गिर्द ही रखी, लेकिन एवरीबॉडी वॉज इंक्लूडेड। हाँ जी। ही डाइज इन 1839। अब ये बदकिस्मती है हमारे इस इलाके की कि ना सिर्फ मुग़लों में जब बादशाह मर जाता था तो उसके बेटों में और अक्सर उसके भाइयों बेटों सब के मिल के ना एक वॉर ऑफ सक्सेशन होती थी। यही हुआ महाराजा रणजीत सिंह के डिसेंडेंट्स के साथ। उनके कई उन्होंने शादियां की, कई उनके औलाद थी, उनमें से एक के बाद एक रूलर भी बने, लेकिन वो क्या कहते हैं पैलेस कंस्पिरेसीज, असैसिनेशंस, इनकी वजह से जो है ना महाराजा रणजीत सिंह की सक्सेशन वो स्टेबलाइज नहीं हो सकी और अंग्रेज़ ये सारा कुछ दूर से देखते रहे। ये भी मैं आपको बता दूं, अक्सर जब हिस्ट्री लिखी जाती है तो लोग अपनी अपनी पसंद की चीज़ें जो हैं उनको दबा लेते हैं।
पटियाला स्टेट और ईस्टर्न पंजाब की चंद स्टेट्स जो हैं सतलुज के उस तरफ, उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ 19वीं सदी के शुरू में ही वो ट्रीटीज कर ली थी। लिहाजा वो कोई महाराजा रंजीत सिंह के सपोर्टर नहीं थे। और जब महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हो गई तो उनमें से अंग्रेज़ों का ही उन्होंने देखा जाए तो साथ दिया। और 1839 के बाद 1845 से लेके 1848-49 तक कई जंगें हुई किंगडम ऑफ लाहौर के साथ अंग्रेज़ों की। आखिर में लाहौर फेल और द ट्रीटी ऑफ लाहौर वाज साइंड इन मार्च 1849, जिसके बाद सारा जो है ना ये इलाका अंग्रेज़ों के तहत आ गया। 1846 में अंग्रेज़ों ने कश्मीर को जम्मू के रूलर थे राजा गुलाब सिंह, उनको बेच दिया 75 लाख की कीमत पे। हाँ जी, पाउंड्स आई वुड इमेजिन उस ज़माने में। तो कश्मीर बिकेम पार्ट ऑफ जम्मू जो किंगडम बनी। हाँ जी, उसके अंदर और भी छोटे छोटे इलाके आ गए जो कश्मीर की स्टेट, द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बाद में मशहूर हुई। ये बताता चलूँ कि मुग़लों का दौर रहा कश्मीर के अंदर। उसके बाद 1751 में शायद अफ़गान्स ने यहाँ पे हुकूमत शुरू कर दी कश्मीर के अंदर, और जैसे रिकॉर्ड बताया जाता है ख़ासा जुल्म हुआ कश्मीरियों के ऊपर। बाद में आई थिंक 1820 में महाराजा रंजीत सिंह कॉन्कर्ड कश्मीर, और वहाँ से बहुत इनकम भी किंगडम ऑफ लाहौर की हुई। हाँ जी, वहाँ पे जाहिर है जो रेजिस्टेंस हुई उसको सिखों ने क्रश भी किया। अब इट बिकेम पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रूल्ड बाय द डोगरास ऑफ जम्मू। ये है कश्मीर की सिचुएशन। 1849 मार्च में लाहौर फॉल्स, द ट्रीटी ऑफ लाहौर के बाद ये सारा इलाका जो है फिर अंग्रेज़ों के हक में आ गया। वेरी इंटरेस्टिंग। ये जो एंग्लो सिख वॉर्स हुई 1845 से लेके 1848, इसमें उसके अंदर जो थी ना ये बंगाल आर्मी को इस्तेमाल किया। देखें, बंगाल आर्मी में बेसिकली अंग्रेज़ों ने अपर कास्ट हिंदू और अपर कास्ट मुस्लिम्स को भी लिया हुआ था। ज़्यादातर लखनऊ के इर्द गिर्द के इलाके अवध में, हालांकि नाम बंगाल आर्मी था, बंगाली भी उसके अंदर थे, और बिहार, ये इस इलाके से लिए थे। इन सोल्जर्स ने अंग्रेज़ जनरल्स के होते हुए पंजाब पे जो जंगें हुई उसमें बहुत हिस्सा लिया। अब देखें, जब 1857 में जब जिसका अब हम जिक्र करेंगे तो फिर पंजाब का उसमें क्या रोल हुआ क्या नहीं हुआ उस पर बात हम बाद में करेंगे। ठीक है, ये 3 आर्मीज थी। इनके अंदर वक्तन फवक्तन अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एक रिजेंटमेंट भी थी, क्योंकि जो देखें, जब आप एक इलाके को कॉन्कर कर लेते हैं तो आप में एक एरोगेंस भी आ जाती है कि वी आर सुपीरियर टू द नेटिव्स जो लोकल लोग हैं। तो जो इनके इंग्लिश ऑफिसर्स थे वो इन्हें गालियाँ देते थे, इनको ब्लैक्स कहते थे और भी इस किस्म की टर्मिनोलॉजी। और साथ साथ अंग्रेज़ों के अंदर ये भी कॉन्सेप्ट था कि अब इंडिया को अपने तरीके से चलाने के लिए हमें क्या कहते हैं पूरा एक्वायर कर लेना चाहिए। रिमेंबर, इट वाज स्टिल द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, द ब्रिटिश वर नॉट डायरेक्टली रूलिंग इंडिया। हाँ जी, तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो लूट मार की उसका मैंने लास्ट टाइम भी जिक्र किया है। शशि थरूर की किताब है, मुखर्जी की किताब है द राइज एंड फॉल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका मैं जिक्र कर चुका हूँ।
बहुत लूट, ट्रिलियंस, आई थिंक 39 ट्रिलियन pounds, Shashi Tharoor has calculated, even more. और उस ज़माने में इंडिया की वर्ल्ड ट्रेड के अंदर 27% थी. व्हेन द ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया इट हैड बीन रिड्यूस टू लेस देन 4%, इवन लेस 2% में भी. अब शायद 4.5% हुई है इंडिया की. यू कैन चेक दोज थिंग्स. हाँ जी. तो जाहिर है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन बहुत हुई. साथ साथ एक मॉडर्न किस्म की जो एक एडमिनिस्ट्रेशन है, एक ब्यूरोक्रेसी है, डेप्टी कमिश्नर्स, कलेक्टर्स, रेवेन्यू सिस्टम को अंग्रेज़ों ने अपनी तरफ से किया. प्राइवेट प्रॉपर्टी इन लैंड को एक ख़ास तौर पे वो लेके आए और बंगाल के अंदर उसे क्या कहते हैं, परमानेंट सेटलमेंट हुई कि उन्होंने परमानेंटली लैंड बेच दिए. ज़्यादातर द बायर्स वर हिंदू अपर कास्ट पीपल, जो उनमें से कई मनी लैंडर्स भी थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी को भी पैसे लैंड करते थे. तो ये इस किस्म की चेंजेस आ रही थी टुवर्ड्स एन इम्पीरियलिस्ट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. कैपिटलिज्म एज अ बेसिस, हाँ जी, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. लेकिन अंग्रेज़ों ने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को कंट्रोल में रखा हुआ था कि इंडियंस कम से कम इसमें हिस्सा ले. इसमें हुआ क्या कि ये जो दौलत इतनी इंडिया से कमाई गई, ये फिर इन्वेस्ट हुई ब्रिटिश इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में. और कहा जाता है कि ये जो मैनचेस्टर की है ना टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मशीनी तरीके से, पहले तो हैंडलूम होते थे, वो तबाह की गई. ज़्यादातर उसमें से वर्कर्स मुसलमान थे, गरीब लोग थे, वीवर्स जिसे कहा जाता है. बाद में उन्हें मोमिन भी कहा गया. हाँ जी. और ये सारी अब शुरू में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अ कंपनी डोमिनेटेड बाय इंपोर्टर्स. अब बाय 1832-33 बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन उन्होंने इतने टैक्स लगा दिए कि जो इंडियन प्रोडक्शन है वो क्रश हो गई और इंग्लिश cloth and other items began to be sold in the Indian market. India was a monopoly of the British industrialists. ये भी आप देखें. हाँ जी. होता क्या है कि एक और इसमें चेंज लाया गया, उसे कहते हैं द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज ब्रॉट इन आई वुड इमेजिन बाय लॉर्ड Dalhousie. This can be checked. गवर्नर जनरल, अभी तक वाइसरॉय नहीं थे बने. वाइसरॉय व्हेन द ब्रिटिश टेक ओवर इंडिया दे वर नोन एज गवर्नर जनरल्स. हाँ जी. और अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जितनी प्रिंसली स्टेट्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या कहते हैं सूजरेनिटी यानी उसकी ओवरलॉर्डशिप एक्सेप्ट कर ली है, तो वो उनकी प्रोटेक्शन में है. इसके अवज में ये था कि लोकल रूलर्स कुड कंटिन्यू. लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के मुताबिक जिन जिन महाराजों और नवाबों की अपनी औलाद नहीं थी हुई मेल, तो वो फिर जो हैं प्रिंसली स्टेट्स, दे वुड बिकम पार्ट ऑफ द ब्रिटिश टेरिटरीज. इसके ज़रिए रानी ऑफ झांसी और कई इस किस्म के लोग जो हैं जिनकी उस ज़माने में औलाद नहीं थी, दे वर टेकन ओवर बाय द ब्रिटिश. मैं आपको उनके नाम बता देता हूँ. नाना साहब पेशवा जो हैं ये मराठों के लीडर थे, शायद इनकी भी औलाद नहीं थी. इसी तरह अवध के अंदर भी कुछ इस किस्म का सिलसिला हो गया था. तो आप कह सकते हैं कि लोकल रूलर्स जिनकी स्टेट्स उनसे छीन ली जाएं सिर्फ इसलिए, अच्छा उनको ये भी इजाज़त नहीं दी गई कि वो अडॉप्ट कर लें अपने सक्सेसर्स. सो दिस वाज वन वे ऑफ विदाउट मिलिट्री एक्शन annexing local states, bringing them directly under the
इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल। इसी दौरान एक नया कारतूस जो एनफील्ड राइफल में इस्तेमाल किया गया, इसको सब जानते हैं। उसमें जो कारतूस को इस्तेमाल करने के लिए अपने दांतों के साथ उसको रिलीज़ करना पड़ता था, और वो जो पाउडर है यू हैड टू पुट इट इन द गन्स, वो जो होती है उसकी फनल के अंदर। कहा जाता था कि ये जो उसको चिपकाया गया था उसके अंदर गाय का और सूअर का फैट इस्तेमाल किया गया है। तो जाहिर है हिंदुओं में और मुसलमानों पे इस पे भी बहुत ज़्यादा एक क्या कहते हैं गुस्सा था। इन सारी चीज़ों के होते हुए फाइनली अंग्रेज़ों की जो मिसट्रीटमेंट भी अपने लोगों की, अच्छा उन्होंने ये ख्याल रखा था कि इनकी रिलीजियस सेंटिमेंट्स को पूरी तरह ना इंजर किया जाए, लेकिन लोकल लेवल पे रूलर्स जो वो क्या कहते हैं कमांडर्स, दे कुड बी वेरी रूड। तो इसे कहते हैं पेंट अप, एक एक्यूमुलेट होते जाते हैं ग्रीवेंसेस। सो ये क्विकली वी विल गो थ्रू व्हाट हैपेंड। इन सारी रंजिशों के होते हुए 10 मई 1857 को बंगाल आर्मी के जो थे ना सिपाही, उन्होंने रिवोल्ट कर दिया मेरठ के अंदर, और वहाँ से ये उसके बाद म्यूटनीज कई जगह पे हुई और सिविलियन रिबेलियंस भी हुई। हाँ जी, कई सिविलियंस ने भी जो तंग आए हुए थे, जिनमें से ये वीवर्स जो हैं मुसलमान, वो भी इन्वॉल्व थे। कुछ हिंदू लोकली भी जो तंग थे अंग्रेज़ों के रूल से, वो भी इसमें आ गए। ये ज़्यादातर जो रिबेलियंस हुई ये अपर गंजेटिक प्लेन और सेंट्रल इंडिया में हुई। हाँ जी, पंजाब के अंदर भी कुछ इलाकों में हुई, और उसका जिक्र हमारे एक दोस्त हैं डॉक्टर सरगना, उन्होंने अब लेटली किताब लिखी है, वो भी आप उसको देख लें जब वो पब्लिक में आएगी। हाँ जी, जहाँ पे उन्होंने शो किया कि पंजाब के अंदर क्या क्या पार्टिसिपेशन हुई। यानी अहमद खान खरल ने साहिवाल के इर्द गिर्द रिबेलियन की, और लाहौर के मियाँ मीर की तरफ भी हुई, और शायद ईस्ट पंजाब के भी कुछ यूनिट्स में रिबेलियन हुई, लेकिन ज़्यादातर दिस वाज द बंगाल आर्मी एंड अ लिटिल ऑफ द अदर आर्मीज टेकिंग पार्ट इन इट। इन लोगों ने जब बगावत की, इसे अब अंग्रेज़ म्यूटनी कहते हैं, और कार्ल मार्क्स ने, और इंटरेस्टिंगली इनफ सावरकर जो कि हिंदू महासभा के बाद में लीडर हुए, उस ज़माने में ही वॉज अ नेशनलिस्ट, उन्होंने भी एक किताब लिखी द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ओरिजिनली ये टाइटल कार्ल मार्क्स ने दिया। कार्ल मार्क्स का ख्याल था कि ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है ये इसलिए हुई है कि अंग्रेज़ों ने, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत लूट मार की है। लेकिन ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इसलिए है कि जो चेंजेस अंग्रेज़ लाए हैं उसकी वजह से लोगों में एक सेंस ऑफ इंडियननेस पैदा हुआ है। रोड नेटवर्क्स, रेलवेज की वजह से ट्रैवलिंग विद इन डेज फ्रॉम वन एंड ऑफ इंडिया टू द अदर हैड बिकम पॉसिबल। लोग मिल रहे थे, बातें शुरू हो गई, एक सेंस ऑफ इंडियननेस भी डेवलप हुई। तो कार्ल मार्क्स का ख्याल था कि ये पहली रेजिस्टेंस थी। आप देखें 1856 में चाइना में इस किस्म की रिबेलियन हुई थी। वहाँ के अंग्रेज़ रूल तो नहीं थे करते, पर उन्होंने सारा कंट्रोल किया हुआ था चाइनीज़ ट्रेड को, और वहाँ पे अफ्यूम, ओपियम सर्व कर करके चाइनीज़ का सत्यानाश कर दिया था। तो 1856 वहाँ, 1857 ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। लेकिन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में क्या सारे लोगों ने हिस्से लिया? नो, कुछ ने लिया, कुछ ने अंग्रेज़ों का साथ दिया, और कुछ न्यूट्रल भी रहे। अब उनकी भी ज़रा आप सुन लें। हुआ क्या कि ये रिबेलियंस मेरठ से शुरू हुए और इन्होंने रुख किया दिल्ली का।
जहाँ पे आकर उन्होंने बहादुर शाह जफ़र, जो मुग़ल एम्परर बाय नेम थे, 81 ईयर्स ओल्ड, उनको प्रोक्लेम कर दिया कि ही इज़ आवर रूलर, ही इज़ आवर एम्परर, हम इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं मानते। तो एम्परर जो थे वो खुद तो शायद उन्हें पता था कि यार मेरे पास तो कोई पावर नहीं है, लेकिन अब जब लोगों ने उन्हें प्रोक्लेम कर दिया एज द रूलर, तो ही वॉज ड्रॉन इन टू इट। और मुग़ल जो भी थे, उनके बेटे और जनरल्स, उन्होंने भी इस रेजिस्टेंस में हिस्सा लिया। दिल्ली की मशहूर फैमिली जो थी अपना मुसलमानों की, शाह वलीउल्लाह की औलाद, उनके बेटों ने भी इसमें फतवा दे दिया कि ये जिहाद है। तो मुस्लिम पार्टिसिपेशन भी हुई। इंसिडेंटली, इंटरेस्टिंगली इनफ, इंट्रीगिंगली इनफ, हालांकि ये शुरू मंगल पांडे और बेसिकली आप कह सकते हैं अपर कास्ट हिंदुओं से शुरू हुई, साथ साथ मुसलमान भी थे, लेकिन अंग्रेज़ों को ये किसी तरीके से यकीन हो गया कि सबसे ज़्यादा इसमें हिस्सा जो जंग लिया है वो मुसलमानों ने की है। और उन्होंने कहा कि ये एक बहुत बड़ी अटेम्प्ट है कि जिहाद के ज़रिए ईस्ट इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत ख़त्म हो जाए और यहाँ पे दोबारा एक इस्लामिक रजीम कायम की जाए। जैसे मैंने लास्ट टाइम मेंशन किया था, 1825 से लेकर 28-29 तक पटना से सैयद अहमद शहीद, जो बरेली के रहने वाले थे, राय बरेली के दो है ना, बरेली, बांस बरेली और राय बरेली, ही वॉज फ्रॉम राय बरेली। हाँ जी, इन्होंने वहाँ पे पटना में एक जिहादी फ़ौज कायम की थी। वेरी इंटरेस्टिंग, उस ज़माने में ये सारा इलाका जो था दिल्ली के इर्द गिर्द और यूपी और ये, इसमें अंग्रेज़ों की इफ़ेक्टिव हुकूमत थी। लेकिन उन्होंने सैयद अहमद शहीद बरेलवी की फ़ौजों को वहाँ से गुजरने दिया, क्योंकि दे वर गोइंग टू टू द नॉर्थ वेस्ट पख्तून इलाकों से, दे वांटेड टू अटैक द सिख्स। अहमद शहीद बरेलवी का ये थीसिस था कि अंग्रेज़ ठीक है हाकिम तो होते जा रहे हैं, लेकिन वो इस्लाम को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, लेकिन अकॉर्डिंग टू देम द सिख्स वर सप्रेसिंग इस्लाम। अंग्रेज़ों ने कहा जी ठीक है आप जाएं। तो ये लोग अपनी फ़ौज लेके सिंध बलूचिस्तान से होते हुए दे केम टू द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर और बालाकोट में जंगें हुई। फिर सिखों ने सैयद अहमद शहीद बरेलवी को डिफीट किया। आई जस्ट मैंशन दिस कि अंग्रेज़ों में खासी देर से ये एक थियरी थी कि दैट द मुस्लिम्स वांट टू रीअसर्ट द रूल इन इंडिया। लेकिन इस जंग में फिर जुल्म हुआ और जवाहरलाल नेहरू की किताब में लिखा गया है द हैवी हैंड ऑफ द ब्रिटिश फेल ऑन द मुस्लिम्स। ये फैक्ट है। एक मेरे पास किताब है, एलन इज़ द नेम ऑफ द ऑथर, द सोल्जर्स ऑफ गॉड, जिसमें उसने पूरी ये थ्योरी दी है कि ये एक जिहाद मूवमेंट भी थी साथ साथ। ठीक है हिंदुओं ने इसमें शुरू किया था, लेकिन मेन फाइटिंग फोर्स जो थी वो मुसलमान, अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनीज के कुछ लोगों का ये सोच था। किन किन लोगों ने इसमें बगावत में हिस्सा लिया ज़रा देखते जाएं, आपको मैं बताता जाऊं। मुग़ल एम्पायर के जो भी थोड़े बहुत क्या कहते हैं पंजाबी में फोर्सेस थी, उन्होंने हिस्सा लिया, लेकिन दे वर ऑल टोकन आर्मीज। हाँ जी, हाँ, बहादुर शाह जफ़र के बेटे अबू बकर जो थे और दूसरे प्रिंसेस ने हिस्सा लिया। बाद में अंग्रेज़ों के जुल्म में उन्होंने मुग़ल एम्परर के बेटों को तोपों के क्या कहते हैं सामने रख के तो उनके सर उड़ा दिए, बहुत जुल्म किया। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी, उन्होंने भी हिस्सा लिया। अवध की जो थी फोर्सेस, उन्होंने भी हिस्सा लिया था इस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में, बगावत में, रिबेलियन कह लें, अपराइजिंग कह लें, देयर आर मैनी वेज। हाँ जी, जगदीशपुर के महाराजा, ग्वालियर के फैक्शंस, सारों ने नहीं, कुछ हिस्सों ने, जोधपुर से कुछ लोगों ने हिस्सा लिया। बंदा
कई राजा, नवाब, जमींदार, ठाकुर, रोहिलखंड के भी पख्तूनों ने इसमें हिस्सा लिया। तो कई आप और गरीब मुसलमान जो वीवर्स थे उन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया। शाह वली अल्लाह के मैंने बताया बेटों ने फतवा दे दिया कि यह जिहाद है। अंग्रेज़ों का किसने साथ दिया? एक तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की वो फौजें जो लॉयल रहीं। हाँ जी, मेरे ख्याल से बॉम्बे और बंगाल के कई यूनिट्स उनके साथ रहे। राजपूताना एजेंसी की कई राजों ने साथ दिया अंग्रेज़ों का। पटियाला स्टेट, हाँ ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। एंग्लो सिख वॉर्स के दौरान द ब्रिटिश हैज यूज्ड द पूर्वी भैयाज बंगाल आर्मी। अब अंग्रेज़ों ने इन्हें कहा कि भाई बदला लेना है उनसे तो ले लो। तो यहाँ से फिर पटियाला से लोग आए, महाराजा अपना ने भेजा। कपूरथला, फिर रामपुर जो कि मुसलमानों की हुकूमत थी, उन्होंने भी अंग्रेज़ों का साथ दिया। जोधपुर ने भी साथ दिया। कुछ फैक्शंस ने, मैंने बताया था, जोधपुर के हिस्सा लिया इस अपराइजिंग में, लेकिन द रूलर ऑफ जोधपुर सपोर्टेड द ब्रिटिश। नाभा जो ईस्ट पंजाब की एक स्टेट है, हाँ देखे 3 स्टेट्स हो गई। एक हो गई पटियाला, बहुत बड़ी थी, उसके बाद कपूरथला और नाभा, ये तीनों ने अपनी फ़ौजें भेजी 1857 की अपराइजिंग को, वॉर ऑफ ये इंडिपेंडेंस क्या कहते हैं मूवमेंट को क्रश करने के लिए। नेपाल से भी फोर्सेस आई, वेरी इंटरेस्टिंग, टू सपोर्ट द ब्रिटिश। शायद इसी वजह से बाद में ये जो गुरखा है उनको अंग्रेज़ों ने अपनी फ़ौजों में लिया, बिकॉज दे वर लॉयल टू द ब्रिटिश। हाँ, कश्मीर स्टेट न्यूट्रल, हैदराबाद, निज़ाम ऑफ हैदराबाद स्टेट न्यूट्रल, और कई और जगह से दे रिमेन न्यूट्रल। इसके अंदर अंग्रेज़ जनरल्स में से कईयों के नाम हैं। कानपुर से वो आए और उनके साथ वो अपनी फ़ौजें लेके आए। फिर पंजाब के अंदर से निकलसन, कर्नल निकलसन का बहुत नाम मशहूर है, हु ब्रॉट हिज पीपल। उनके साथ कौन कौन आए? ना सिर्फ सिख आए बल्कि वो क्या कहते हैं नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर और नॉर्दर्न पंजाब के कई लोगों ने साथ उस जंग के अंदर हिस्सा लिया अंग्रेज़ों की तरफ से। तो आप देखें, इसको अगर आप वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहें तो वो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस तब भी हो सकती है अगर एक नेशनलिस्ट मैस मूवमेंट हो। जाहिर है मुख्तलिफ जगह पे रेजिस्टेंस हुई और खूब लोगों ने इस जंग में हिस्सा लिया। ये मैं बताता जाऊं कि इसमें कोई शक नहीं कि मेरठ में और मुख्तलिफ इलाकों में जब सिपाहीज़ ने बगावत की तो उन्होंने वहाँ के अंग्रेज़ों और उनकी फैमिलीज़, बच्चों तक को बहुत बेदर्दी से मारा। लेकिन उसके बाद फिर जब अंग्रेज़ों ने बदला लिया है तो 5 times मोर, कहते हैं कि 6,000 इंग्लिशमैन वर किल्ड, एंड अकॉर्डिंग टू वन फिगर, आई एम नॉट श्योर, 8 लाख इंडियंस मारे गए। यानी प्रपोर्शन आप खुद देख लें। वाई डिड द ब्रिटिश सक्सीड? वेल, एज आई टोल्ड यू लास्ट टाइम, उनके पास बेहतर आर्मरी थी, they had better guns, they had better discipline, and many Indians, including those serving in their armies and princes, supported the British. हिंदुस्तान के अंदर कभी लोगों ने मिल के रेजिस्टेंस की मूवमेंट को ज़्यादा देर तक सपोर्ट नहीं किया। इनको स्प्लिट करने के लिए मज़हब आ जाता, ज़ुबान आ जाती, कास्ट का बहुत बड़ा रोल था। हाँ जी, इस किस्म के प्रॉब्लम्स की वजह से अच्छा, निकलसन केम फ्रॉम द पंजाब। उसके अलावा आई थिंक जॉन लॉरेंस, जो पंजाब कॉन्कर करने के बाद was in charge of the Punjab. 2 brothers are important, Henry Lawrence and John Lawrence.
हेनरी, इनका जिक्र हम अगली दफ़ा करेंगे व्हेन वी कम टू द डेवलपमेंट्स एंड सो ऑन। बट वहाँ से भी फोर्सेस आई, अब पंजाब से भी ये लेके गए, तो इन सारों ने अल्टीमेटली ये जंग जो है मेरे ख्याल से चलती रही जुलाई 1858 तक। बाय दैट टाइम दे हैड क्रश्ड ऑल रेजिस्टेंस एंड the War of Independence had been defeated, the Sepoy Mutiny had been crushed, the rebellion of 1857, the uprising of 1857 had been crushed. ये है हिस्ट्री 1857 की। इसके ऊपर आप बैठ के खुद ही फैसला करें कि वुड यू लाइक टू कॉल इट द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और यू वुड लाइक टू कॉल इट द फर्स्ट अपराइजिंग। उसको आप स्पोरेडिक कह सकते हैं, स्पॉन्टेनियस कह सकते हैं। उसके अंदर गरीब लोगों ने भी हिस्सा लिया, उन्होंने रूलर्स ऑफ स्टेट्स ने भी लिया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वजह से एंड फॉर अदर रीजंस, क्योंकि अंग्रेज़ जो है हर एक का रेवेन्यू जो है कैप्चर कर लेते थे। मैंने रॉबर्ट क्लाइव का बताया था, बाकियों का बताया, विलियम वो हेस्टिंग्स पे भी केस चला। हाँ जी, तो इतनी ज़्यादा करप्शन थी। इसका जो रिज़ल्ट हुआ वो 1 नवंबर 1858 को द ब्रिटिश टुक ओवर इंडिया एंड इंडिया बिकेम अ क्राउन कॉलोनी। द रूल ऑफ द English East India Company ended. So next time we will look at the British reforms. How did they rule India for 90 years? इस दौरान एक और मैं वीडियो बनाऊंगा कि फ्रीडम स्ट्रगल में किन लोगों ने, इंडिविजुअल्स ने सपोर्ट किया। सर सैयद की क्या पोजीशन थी, राजा राम मोहन रॉय जो थे, खैर वो ज़रा पहले से हुए, ये दोनों रिफॉर्म भी ये लेके आए। हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट शुरू होती है, मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट भी शुरू होती है, इसमें एक इंडियन नेशनलिज्म भी शुरू होती है और मुस्लिम सेपरेटिज्म भी शुरू होती है। सिखों के अंदर भी एक रिफॉर्म मूवमेंट आई और सेपरेटिज्म आई। ये सारी चीज़ों को हम अगली दफ़ा ट्रीट करेंगे। तो आई वुड लाइक टू एंड हेयर। और एक बात मैं कहता चलूँ कि ये 3 जो मैंने बनाए थे अपना वीडियोस, उसके ऊपर जो आपका फीडबैक आया, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। कोशिश कीजिए कि मेरी सब्सक्राइब जो है ना, वो आपकी सब्सक्रिप्शन बढ़ जाए ताकि हमारी जो चैनल है वो और ज़्यादा पॉपुलर हो। थैंक यू वेरी मच। अंटिल नेक्स्ट टाइम, ऑल द बेस्ट।